हेलो शिनोबी, आप सभी कैसे हैं? आज की कहानी थोड़ी अलग और काफी ज्यादा खास होने वाली है। वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि खाली खाली कमेंट सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करेंगे उनमें से 5 लोगों को मैं मेंबरशिप गिफ्ट करने वाला हूं। इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है। इस सीरीज का अगला एपिसोड मेंबर्स को सबसे पहले मिलेगा और वो भी तो रिटर्न वाली सीरीज भी वहीं से आगे जारी रहेगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए देखते हैं। बिना किसी बकेटी के कांजिरो ने सूजा हुआ गाल पकड़कर गुस्से से नारुतो की तरफ देखा। कमीने, आखिर ये लड़का है कौन? इतनी तेज स्पीड कैसे हो सकती है? तेमारी ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके सिर पर जो निंजा हेडबैंड है वो कोनोहा का लग रहा है। उसकी उम्र शायद गारा के आसपास ही होगी। इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत, कोनोहा के निंजा सच में आसान नहीं होते। उसी वक्त पीछे के मोड़ से गारा बाहर आया। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। उसने ठंडी नजर से कांजिरो को देखा। कांजिरो, तू वाकई बेकार है, इतनी आसानी से पिट गया। कांजिरो ने दांत भींच लिए। मैं बस थोड़ा लापरवाह हो गया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी। बहाने मत बना, अगर समय है तो अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान दे। गारा बोलते बोलते धीरे धीरे नारुतो की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर उसने अपनी बिल्कुल इमोशनलेस आंखों से काफी देर तक नारुतो को घूर कर देखा। फिर शांत आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो ने झुककर अब भी सदमे में खड़े कोनोहामारू को उठाया। फिर बिना ज्यादा भाव दिखाए शांत तरीके से बोला, नारुतो। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम उस बंदे का बदला लेने आए हो? गारा ने हल्के से सिर हिलाया। अगर लड़ना है तो मैं कभी भी तैयार हूं नारुतो, है ना? मैंने तुम्हें याद कर लिया है, फिक्र मत करो। मुझे किसी के लिए बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस उम्मीद है कि चूनिन एग्जाम्स के मैदान में हम दोबारा मिलें। इतना कहकर बिना नारुतो के जवाब का इंतजार किए गारा ने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, कांजिरो। तेमारी? समझ गए, तेमारी ने जवाब दिया और कांजिरो को सहारा देते हुए उसके साथ आगे बढ़ गए। तीनों धीरे धीरे गली से बाहर की ओर निकल गए। उनकी जाती हुई परछाइयों को देखते हुए नारुतो के होंठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये लोग अगर कोनोहा में आ चुके हैं तो इसका मतलब साफ था, चूनिन एग्जाम्स अब ज्यादा दूर नहीं थे और नारुतो की असली प्लानिंग भी उसी वक्त के लिए थी। या यूं कहें, ओरोचिमारू की ताकत का सहारा लेकर अपनी बदले की योजना पूरी करने के लिए। कहानी के हिसाब से इस बार के चूनिन एग्जाम्स में ओरोचिमारू चौथे काजेका के रूप में भेष बदलकर कोनोहा आने वाला था। उसके आने के पीछे सिर्फ 2 मकसद थे। पहला, उचिहा सास्के की ताकत को परखना, ताकि यह देखा जा सके कि वो उसके लिए एक सही कंटेनर है या नहीं। दूसरा, हिरुजेन सरुतोबी के खिलाफ अपनी बदले की योजना को अंजाम देना। उसी वक्त सनागाकुरे, ओटो गांव और ताकी गांव तीनों मिलकर कोनोहा पर एक साथ हमला करने वाले थे और नारुतो भी यही चाहता था। वो उसी केओस के बीच, उसी बेकाबू ताकत के बहाव में कोनोहा के सारे बड़े लोगों को एक झटके में खत्म कर देना चाहता था, खासकर दांजो शिमुरा, क्योंकि वही था नारुतो के बचपन के दर्द की असल जड़। वही शख्स था जिसने खुशी खुशी पूरे गांव में ये अफवाह फैलाई थी कि नारुतो ही 9 पूंछ वाला दानव है। और हिरुजेन भी कोई नेक इंसान नहीं था। चौथे होकागे मिनातो नामिकाजे की मौत के बाद उसने मिनातो की सारी संपत्ति जब्त करने का फैसला किया, लेकिन असल में वो सब उसके ही जेब में चला गया। इसी वजह से नारुतो का बचपन इतना दर्दनाक रहा। हर दिन एक्सपायर हो चुकी ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स के सहारे जिंदगी चलती रही। सिर्फ वही नहीं, मितोकाडो होमुरा और उटाताने कोहारू, उन 2 बूढ़ों ने बाकी 2 लोगों के साथ मिलकर कोनोहा में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए छुपकर न जाने कितने लोगों को मरवा दिया। नारुतो की नजर में ये सब लोग मरने के काबिल थे। वो भैया, एक बच्चे की आवाज आई। आप ही उजुमाकी नारुतो है ना? कोनोहामारू की आंखों में चमक आ गई। उसने झपट कर नारुतो के कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। नारुतो जैसे किसी सोच से बाहर निकला। उसने नीचे देखा और बोला, हाँ मैं ही हूँ। क्या हुआ? ओह, आप मेरा नाम जानते हैं, कमाल है। कोनोहामारू खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर पूरी श्रद्धा झलक रही थी। वो पलटकर अपने दोनों दोस्तों को आवाज देने लगा, मोएगी, उडोन, जल्दी आओ, ये हैं उजुमाकी नारुतो भैया। उडोन ने नाक सूंघी, जिससे उसकी लटकती हुई हरी नाक की बूंद हिल गई। नारुतो? वही जिसने निंजा अकादमी से ग्रेजुएट होते ही फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु सीख लिया था। सच में? इतना बड़ा कोइंसिडेंस? मोएगी ने हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दौड़ते हुए नारुतो के पास आ गए। कहीं से कागज और पेन निकालकर सीधे उसके सामने कर दिए। नारुतो भैया, हम आपके फैन हैं, एक ऑटोग्राफ दे दोगे? ऑटोग्राफ? नारुतो थोड़ा अटका। ये ठीक है? वो बेबस सा मुस्कुराया। मोएगी और उडोन की उम्मीद भरी आंखें देखकर उसने कागज पेन ले लिया और अपना नाम लिख दिया। मोएगी ने ऑटोग्राफ लेकर गौर से देखा, फिर भौहें सिकोड़कर बोल पड़ी, नारुतो भैया, आपकी हैंडराइटिंग इतनी खराब क्यों है? मेरी तो इससे अच्छी है। ये नारुतो एकदम ऑकवर्ड हो गया। उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे।
भला लिखावट कितनी अच्छी हो सकती थी। मुझे मत दो। कोनोहामारू ने झपट कर वो कागज छीन लिया और किसी खजाने की तरह सीने से लगा लिया। वो अपनी एक दांत टूटी मुस्कान के साथ नारुतो की तरफ देखता हुआ बोला, नारुतो भैया, अभी मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। नारुतो ने सिर खुजाया। कोई बात नहीं, बस स्मॉल हेल्प थी। कितना कूल था। तीसरे होकागे के पोते को बचाने जैसी बात इतनी कैजुअली कह देना, ये थी असली बात छी। नारुतो भैया, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? नारुतो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। इंटरव्यू? किस तरह का इंटरव्यू? अरे ऑब्वियसली आप अब कोनोहा के सबसे हॉट टॉपिक हैं। पूरे निंजा सर्कल में आपकी ही चर्चा हो रही है। यह सुनकर नारुतो को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। सीलिंग स्क्रॉल से 2 फॉरबिडन जुत्सु सीखने की बात कब की पूरे निंजा जगत में फैल चुकी थी। शायद कोनोहामारू और उसके वो तीनों छोटे दोस्त ये सब बातें इसलिए जानते थे क्योंकि उनके बड़ों ने कहीं ना कहीं जिक्र कर दिया था। उन तीनों प्यारे शरारती बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताने के बाद जब मिलने का तय समय पास आता दिखा तो उजुमाकी नारुतो ने हाथ हिलाकर विदा ली और निंजा अकादमी के बाहर बहने वाली छोटी नदी की तरफ चल पड़ा। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, तेज धार के साथ छप छप करता हुआ बह रहा था। हारुनो सकुरा और उचिहा सासके लकड़ी के पुल की रेलिंग से टिके हुए शांति से अपने तीसरे साथी का इंतजार कर रहे थे। सासके, हाल ही में काकाशी सेंसेई के साथ ट्रेनिंग कैसी चल रही है? सकुरा ने उसकी तरफ एक नजर डाली, बात शुरू करने की कोशिश में। कुछ खास नहीं, जैसी चल रही थी वैसी ही है, उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सकुरा साफ महसूस कर रही थी कि हाल के दिनों में सासके बहुत कम बोलने लगा था। वो खुद आगे बढ़कर बात करती तो भी जवाब में बस 2 ठंडे बेरुखे वाक्य ही मिलते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सासके को आखिर हुआ क्या है। अजीब बात यह थी कि माहौल ऑकवर्ड तो नहीं लगता था, लेकिन सकुरा दिल से उसे पसंद करती थी। वो नहीं चाहती थी कि सासके ऐसा ठंडा इंसान बन जाए। उसने फिर से बात छेड़ी, वैसे इन दिनों नारुतो भी कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं वो कैसा होगा। नारुतो का नाम सुनते ही सासके की मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं। वो बंदा, मैं किसी भी तरह उससे आगे निकल कर रहूंगा। उसी पल कोने वाली सड़क से नारुतो चलता हुआ आया और लकड़ी के पुल पर चढ़ गया। सासके, इतनी ऑब्सेशन ठीक नहीं होती। कौन आगे है कौन पीछे, इसका मतलब ही क्या है? सासके की आंखों में एक झटके में लड़ने की आग जल उठी। वो पलटकर नारुतो की तरफ देखते हुए बोला, मतलब बिल्कुल है, ये साबित करता है कि मेरे होने की वैल्यू क्या है। नारुतो उनके सामने पहुंचा, पुल की रेलिंग पर उछलकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस की वैल्यू का बेंचमार्क बन गया? ये सुनकर तो मुझे काफी ऑनर फील हो रहा है। सासके के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। नारुतो, तुम जानते हो ना, मेरे और तुम्हारे बीच एक फाइट जरूर होनी है और मैं चाहता हूँ कि वो दिन जितनी जल्दी हो सके आ जाए। पिछले आधे महीने की ट्रेनिंग में सासके की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। न सिर्फ चिदोरी पूरी तरह मास्टर हो चुकी थी, बल्कि उसने कई नए निंजुत्सु भी सीख लिए थे। नारुतो ने बेबसी से सिर हिलाया। मेरे और तुम्हारे बीच ड्यूअल? इतनी जरूरत नहीं है। वो सासके को नीचा नहीं दिखा रहा था, बस उसकी मौजूदा ताकत के सामने ऐसी छोटी मोटी टक्कर में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस वक्त उसका असली निशाना डांजो और उन जैसे चालाक साजिशी एल्डर काउंसिल के लोग थे। स्विश, दूर से एक परछाई फुर्ती से आई और पुल के ऊपर लगी लकड़ी की बीम पर बैठ गई। अरे, हाथ हिलाते हुए आवाज आई, मैं रास्ता भटक गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। झूठ, सकुरा ने गुस्से में मुट्ठियां लहराते हुए चिल्लाया। लेकिन सासके और नारुतो इस पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। दोनों ने एक जैसी नजर से काकाशी को देखा, पूरा डिसबिलीव और हल्की सी कॉन्टेम्प्ट के साथ। हर बार देर से आने का यही बहाना, भला इसे कौन सच मानेगा? काकाशी ने थोड़ी ऑकवर्ड सी हंसी के साथ सिर खुजाया और ऊपर से छलांग लगाकर नीचे आ गया। काफी समय हो गया तुम तीनों के साथ प्रॉपर तरीके से मीटिंग किए हुए। ठीक है, आज तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे तुम तीनों को बतानी है। सकुरा की आंखों में इहो दिखा। वो पूछ बैठी, इम्पोर्टेंट बात? काकाशी सेंसे, क्या हम फिर से विलेज के बाहर मिशन पर जाने वाले हैं? इन दिनों घर में बैठे बैठे मैं तो ऑलमोस्ट पागल हो गई हूँ। मिशन के बिना जिंदगी थोड़ी अजीब लगने लगी है। काकाशी ने सिर हिलाया और तीनों पर नजर दौड़ाई। नहीं सकुरा, ये बात मिशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें एक शर्त है। इस फैसले के लिए मुझे तुम तीनों की कंसेंट चाहिए। ये कहते हुए उसने कमर में बंधे निंजा पाउच में हाथ डाला और वहां से 3 फॉर्म्स निकाले। वो उन्हें खोलकर तीनों के सामने दिखाने लगा। 3 साल में एक बार होने वाला चूनिन एग्जाम, ये अब शुरू होने वाला है और किस्मत से तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर एलिजिबल हुए हो। अगर इस बार मौका छोड़ दिया तो फिर 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। कहते कहते उसने वो फॉर्म्स नारुतो, सासके और सकुरा के हाथों में दे दिए। चूनिन एग्जाम अभी? सकुरा ने धीमे से कहा, लेकिन हम तो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, है ना? उसने फॉर्म पर एक नजर डाली और सिर झुका लिया। उसकी आवाज में हिचक साफ महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था चूनिन एग्जाम की डिफिकल्टी कैसी होगी, लेकिन अपनी ताकत का उसे अंदाजा था। वो जानती थी कि फिलहाल उसके पास होने लायक कॉन्फिडेंस नहीं है। सकुरा के उलट नारुतो और सासके की आंखों में एक्साइट साफ झलक रही थी। दोनों का मन कर रहा था कि बस अभी पेन उठाए
और फॉर्म भर दें। सास्के, इसमें सोचने की क्या बात है, मैं तो जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसा मौका छोड़ा नहीं जाता। नारुतो, मैं तो इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था। दोनों को इतना ईगर देखकर काकाशी ने सही वक्त पर कोल्ड वाटर डाल दिया। तुम दोनों पहले थोड़ा रुक जाओ। चूनिन एग्जाम भी ठीक वैसे ही है जैसे मेरी पहली टेस्ट थी। इसमें भी पूरी 3 जन की टीम को एक साथ पार्टिसिपेट करना होता है। अगर किसी भी राउंड में एक भी मेंबर एलिमिनेट हो गया तो बाकी दोनों भी ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। ये सुनते ही सकुरा चौंक गई। क्या ऐसा भी होता है? वो देख रही थी कि उसके दोनों साथी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वो खुद जैसे वहीं की वहीं खड़ी है। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नारुतो और सास्के फेल हो जाए। नारुतो ने उसकी परेशानी भांप ली। वो काकाशी की तरफ मुड़ा और शिकायत भरे लहजे में बोला, काकाशी सेंसे, सकुरा का चेहरा तो देखिए। मैं गलत नहीं कह रहा। आपने पूरा फोकस सास्के पर ही रखा। हम दोनों की तो आपने कभी ट्रेनिंग देखी ही नहीं। आज सकुरा अगर वीक लग रही है तो उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओह, काकाशी थोड़े ठिठके। शायद इस बार मैं सच में थोड़ा गलत रहा हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी एम्बैरेसमेंट झलक गई। वो भी जानता था कि वो कहीं ना कहीं बायस्ड रहा है, लेकिन सच ये था बाकी दोनों के मुकाबले वो सास्के को ज्यादा पसंद करता था। जब वो सास्के को देखता तो उसे अपना जवान समय याद आ जाता। वही अकेलापन, वही ऑब्सेशन, वही जीनियस माइंडसेट। चाहे निंजा टैलेंट हो या पर्सनैलिटी, सास्के उसे खुद का अक्स लगता था और इसी वजह से उससे ये छोटी सी नाइंसाफी हो गई थी। काफी देर तक डिस्कशन के बाद सकुरा ने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आखिरकार उसने भी नारुतो और सास्के की तरह वो चूनिन एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म साइन कर दिया। लेकिन कोई भी साफ देख सकता था कि सकुरा की मुस्कान थोड़ी जबरदस्ती की थी। असल में वो बस इतना चाहती थी कि उसकी वजह से उसके साथी पीछे न रह जाए। अगले 3 दिनों में कोनोहा में दूसरे गांवों से निंजा लगातार आने लगे। जैसा कि काकाशी ने कहा था, चूनिन एग्जाम हर 3 साल में एक बार होता है और वो भी 5 महान देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसी वजह से हर बड़े निंजा गांव के निंजा पूरी ताकत के साथ इस परीक्षा में हिस्सा लेने आते हैं। निंजा दुनिया में 5 महान देशों के अलावा भी कई छोटे मोहल्ले देश मौजूद हैं और ज्यादातर के पास अपने निंजा और निंजा गांव भी हैं। लेकिन ताकत और प्रभाव की कमी के कारण इतनी बड़ी परीक्षा उन्हीं 5 महान देशों के बीच घूम घूम कर करवाई जाती है। 3 दिन बाद चूनिन एग्जाम ठीक समय पर शुरू हुआ। पहला पेपर बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी की तरह मोरिनो इबिकी द्वारा कंडक्ट किया गया। परीक्षार्थियों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो असल में एग्जामिनर के भेष में थे। उन्हें सभी सवालों के करेक्ट आंसर्स पहले से पता थे। इस पहले चरण का मकसद लिखित परीक्षा पास कराना नहीं था, बल्कि ये जांचना था कि भाग लेने वाले निंजा कितने अच्छे से जानकारी जुटा सकते हैं और क्या वो सही आंसर हासिल कर सकते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर हर किसी ने अपनी अपनी स्किल्स दिखाई। डोसु किनुता अपनी बेहद शार्प हियरिंग से दूसरों की लिखावट की आवाज सुनकर अक्षर पहचान रहा था और उन्हें कॉपी कर रहा था। उचिया सास्के ने अपने शारिंगन की कॉपी एबिलिटी का इस्तेमाल किया। दूसरों की पेन मूवमेंट्स को देख देख कर एक एक स्ट्रोक लिख डाला और गारा ने अपने रेत से बने तीसरे नेत्र के जरिए सीधे सही आंसर हासिल कर लिए। पहला चरण शांत दिखते हुए भी असल में पूरा दिमागी युद्ध था। कुछ लोग सीधे सही आंसर्स कॉपी कर रहे थे। किसी ने कठपुतली पपेट का इस्तेमाल किया। किसी लड़की ने कीड़ों इंसेक्ट्स की मदद ली तो किबा ने अपने अखमारू के साथ फूड पिल्स का सहारा लिया। लेकिन नारुतो का तरीका तो और भी सिंपल था। उसने न कॉपी किया न देखा, सीधा ब्लैंक आंसर शीट जमा कर दी। वैसे भी आंसर पब्लिकली अनाउंस होने से पहले कोई ये पकड़ नहीं पाता कि उसने कुछ लिखा भी है या नहीं। पहला टेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो गया। कुल 96 उम्मीदवार शामिल हुए थे। जो एलिमिनेट हो गए उन्हें निकालने के बाद 78 लोग बचे। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, वो नारुतो आखिर है क्या मामला? कहीं उसने जानबूझकर डील तो नहीं दी? इस साल इतने ज्यादा लोग कैसे पास हो गए? दूसरा चरण डेथ फॉरेस्ट। दूसरे चरण की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। डेथ फॉरेस्ट के बाहर मिता राशि अंको भौहें सिकोड़े उन निंजाओं को देख रही थी जो हेवन स्क्रोल और अर्थ स्क्रोल ले रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार मुझे ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। जितना हो सके उतनों को एलिमिनेट करना होगा। टीम 7 भी आगे बढ़ी और बाकी टीमों के साथ लकड़ी की उस छोटी झोपड़ी में घुस गई जहां उन्हें अपनी टीम का स्क्रॉल लेना था। साकुरा ने दरवाजे पर लटके काले पर्दे को कसकर पकड़ लिया। चेहरे पर साफ घबराहट थी। वो बोली, वो नारुतो, हमारा स्क्रॉल किसके पास रखना ज्यादा सेफ रहेगा? नारुतो ने बिना किसी हेसिटेशन के सामने रखे प्लेटफॉर्म के स्लॉट से हेवन स्क्रॉल उठाया और उसे सीधे अपने निंजा टूल पाउच में डाल लिया। मेरे पास रहने दो, मेरे पास सबसे सेफ रहेगा। ये कहते हुए उसने साकुरा का हाथ हल्के से झटक दिया, पर्दा हटाया और बाहर निकल गया। वो इसलिए नहीं कि उसे डेथ फॉरेस्ट में घुसने की जल्दी थी, बल्कि इसलिए कि भीड़ में एक शख्स ने उसका ध्यान खींच लिया था। काले लबादे जैसे कपड़े, लंबे काले बाल,
सिर पर ग्रास विलेज का निंजा हेडबैंड। अभी अभी उसी ने एक चमकती लाल बड़ी सांप से अंको को डराने के लिए फेंका गया, कुनाई लपेटकर उसी की तरफ वापस भेजा था। वो था ओरोचिमारू, 3 लोगों की उस टीम में से एक। जब टीम 7 झोपड़ी से बाहर निकली, ओरोचिमारू भी उसी पल हल्की मुस्कान के साथ इधर देख रहा था, लेकिन उसकी नजर नारुतो पर नहीं टिकी, बल्कि उसके बाएं खड़े सासुके पर जा ठहरी। कुछ ही पलों बाद वो अपने साथियों के साथ उछलकर डेथ फॉरेस्ट के घने पेड़ों में गायब हो गया। साकुरा बोली, नारुतो, सासुके, हमें भी चलना चाहिए। दूसरा चरण ऑफिशियली शुरू हो चुका था। नारुतो ने हाथ हिलाया और सबसे पहले लोहे के बड़े गेट की ओर बढ़ गया। सासुके उसकी दूर जाती पीठ को देखता रहा। भौहें अपने आप सख्त हो गईं। कमाल है, हर वक्त खुद को लीडर समझता रहता। अंको के बताए अनुसार डेथ फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा गोलाकार जंगल था। इसके चारों तरफ मोटी लोहे की जालियां लगी थीं और कई कोनोहा निंजा पहरा दे रहे थे। बचे हुए 78 उम्मीदवार जंगल के अलग अलग प्रवेश द्वारों से अंदर भेजे गए। उनका लक्ष्य था जंगल के बीचों बीच बने ऊंचे टॉवर तक पहुंचना। सबको अलग अलग एंट्री देने का कारण साफ था, ताकि कोई भी अंदर जाते ही स्क्रोल छीनने के लिए सीधा खूनी हमला ना शुरू कर दे, क्योंकि जंगल में घुसने से पहले हर किसी ने लाइफ एंड डेथ अग्रीमेंट पर साइन किया था। मतलब जंगल के अंदर अगर कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि मौत भी, तो कोनोहा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये नियम साफ इशारा करता था कि जैसे ही कोई डेथ फॉरेस्ट की सीमा में कदम रखेगा, उसकी जान हर पल खतरे में हो सकती है। घने जंगल के बीच एक चौड़े रास्ते पर नारुतो की अगुवाई में टीम 7 बेझिझक आगे बढ़ रही थी। कुछ ही दूर चले थे कि सासुके, जो अब भी नारुतो से अंदर ही अंदर कम्पीट कर रहा था, तेज कदमों से आगे बढ़ा और उसके बराबर चलने लगा। जैसे अगर वो आधा कदम भी पीछे रह गया तो उसकी मौजूदगी कमजोर पड़ जाएगी। साकुरा दोनों के पीछे चल रही थी। उसकी नजर बार बार दोनों तरफ फैले घने जंगल पर जाती, जहां हर पल कोई भी खतरा छिपा हो सकता था। साकुरा के चेहरे पर साफ घबराहट थी। वो थोड़ी नर्वस आवाज में बोली, वो नारुतो, सासुके, हम लोग ऐसे खुलेआम बाहर चल रहे हैं, कहीं ये सही तो नहीं लग रहा है ना? अभी जो चीफ एग्जामिनर थी उसने खुद कहा था, जैसे ही हम इस डेथ फॉरेस्ट में कदम रखेंगे, हमें हर वक्त चारों तरफ से आने वाले दुश्मनों से सावधान रहना होगा। नारुतो ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आंखें फैलाकर वो चारों तरफ नजर दौड़ाता रहा। रिलैक्स साकुरा, कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है हमसे पंगा लेने की। असल में नारुतो ओरोचिमारू के पीछे पीछे चलना चाहता था, जल्दी से उसे ढूंढकर उससे कुछ बातें क्लियर करना चाहता था। लेकिन जंगल में घुसते ही ओरोचिमारू जैसे हवा में घुल गया हो, उसका कहीं कोई निशान नहीं था। सासुके ने अपनी दोनों हथेलियां भींच ली। बिल्कुल सही कहा, जो भी हमारे सामने आया उसे तब तक पीटेंगे जब तक वो हार न मान ले। ये सुनकर नारुतो हल्के से सिर हिला बैठा। सासुके, लगता है तुमने अभी रूल्स ठीक से नहीं समझे। इस डेथ फॉरेस्ट में किसी को मार देना भी रूल ब्रेक नहीं माना जाता। सासुके ने ठंडी सी हंसी छोड़ी। किसने कहा मुझे रूल्स नहीं पता? तुम्हें लगता है मेरा दिमाग तुमसे कम चलता है? बस यूं ही बोल दिया था। तीनों चलते चलते बात कर ही रहे थे कि रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियों के बीच कभी कभी हल्की हल्की सरसराहट होने लगी। ये आवाजें नारुतो का ध्यान खींच रही थीं। बिल्कुल साफ था, उन झाड़ियों में कई निंजा घात लगाए बैठे थे। लेकिन टीम 7 को इतनी कॉन्फिडेंस के साथ खुलेआम चलते देखकर कोई भी फिलहाल हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। नारुतो ने बस लापरवाही से उन झाड़ियों की तरफ एक नजर डाली और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। करीब 1 घंटे तक चलते रहने के बाद आगे से लड़ाई की आवाजें आने लगीं। लेकिन जंगल इतना घना था कि दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। साकुरा ने पैरों के बल उचककर आगे झांका। क्या हुआ? आगे कोई फाइट चल रही है क्या? नारुतो ने हाथ लहराया। चलो देखते हैं आखिर कौन सी 2 टीम्स आपस में भिड़ी हुई हैं। वैसे भी बस चलते रहना काफी बोरिंग हो रहा था। इतना कहकर वो दोनों के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे पेड़ की डाल पर कूद गया और आगे की ओर दौड़ पड़ा। अरे रुको! साकुरा ने हाथ हिलाकर पुकारा और जल्दी से सासुके को भी साथ चलने का इशारा किया। कुछ ही पलों में लड़ रहे लोगों की शक्लें नारुतो की आंखों के सामने साफ हो गईं। वो एक पेड़ की डाल पर खड़ा होकर ध्यान से नीचे देखने लगा और धीमे से बोला, तो ये तीनों हैं। नीचे खुले मैदान में 6 लोग जोरदार लड़ाई में उलझे हुए थे। एक तरफ 3 निंजा कोनोहा के हेडबैंड पहने हुए थे, युगानेजी, टेंटेन और रॉकली। दूसरी तरफ 3 निंजा साउंड विलेज के हेडबैंड के साथ, डोसू, जाकू एंड किन। अचानक रॉकली ने जोरदार किक मारी। कोनोहा व्हर्लविंड व डोसू से आमने सामने भिड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाएं कान से ताजा खून की एक पतली लकीर बह रही थी। लगता था अभी अभी की लड़ाई में रॉकली दुश्मन की टेक्निक को ठीक से समझ नहीं पाया और डोसू के साउंड बेस्ड अटैक का शिकार हो चुका था। इस वक्त वो पूरी ताकत से लड़ाई में टिका हुआ था, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो धीरे धीरे पीछे पड़ता जा रहा है। उधर टेंटेन एक ऐसी लड़की से लड़ रही थी जो उसकी ही उम्र की लगती थी। किन भी साउंड टाइप अटैक्स में माहिर थी, हालांकि उसकी ताकत डोसू से कहीं कम थी। वो छोटी छोटी घंटियों को माध्यम बनाकर दुश्मन की सुनने की क्षमता बिगाड़ती, जिससे सामने वाले का ध्यान भटक जाता और दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न सा हो जाता। लेकिन वो सैनबोन से हमला कर रही थी। इस वक्त टेंटेन को किन ने पूरी तरह पीछे धकेल दिया था। उसके शरीर पर कई जगह सैनबोन
सेनेबोन ढंस चुके थे। सिर्फ एक जगह स्थिति अलग थी। ह्यूगा नेजी के सामने झाकू पूरी तरह दबा हुआ था। नेजी लगातार आगे बढ़ते हुए उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा था। झाकू की ताकत उसके स्पेशली मॉडिफाइड दोनों हाथों में थी। वो हाथों से एयर प्रेशर ब्लास्ट जैसी अटैक्स करता था। 100% एयर प्रेशर, 0% अल्ट्रासोनिक हाथों से निकलती तेज हवा और कंपन, जिसे वो चक्र के जरिए कंट्रोल करता था। एक अदृश्य लेकिन खतरनाक हमला। आमतौर पर चक्र से जुड़ा ऐसा अटैक किसी भी नॉर्मल निंजा के लिए काफी जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन ब्याकुगन की पारदर्शी नजर के सामने ऐसा कोई भी अटैक छिप नहीं सकता। इसीलिए झाकू की सारी टेक्निक्स ह्यूगा नेजी की आंखों में बिल्कुल भी थ्रेट नहीं लग रही थीं। अगर झाकू का कम्बैट एक्सपीरियंस इतना ज्यादा ना होता तो शायद वो कब का गिर चुका होता। इतनी देर तक टिके रहना सिर्फ उसी अनुभव की वजह से मुमकिन था। साकुरा ने मुंह खुले का खुला रह गया। अरे वो मोटी भौहों वाला लड़का, ये लोग उन तीनों से घिर कैसे गए? पहले चरण की चुनिंदा परीक्षा में घुसने से पहले साकुरा को रॉक ली का ऑकवर्ड सा प्रपोजल अब भी याद था। इसी वजह से उसके मन में रॉक ली की छवि काफी गहराई से बैठ चुकी थी। सासुके ने चिड़चिड़ाकर भौहें सिकोड़ ली। चलो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बेकार की चीजों में नहीं पड़ते। लेकिन नारुतो ने धीरे से सिर हिलाकर उसकी बात काट दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इन्हें यहाँ मरते हुए नहीं देख सकता। हालांकि साउंड विलेज के ये तीनों ओरोचिमारू के अधीन थे और नारुतो वाकई में ओरोचिमारू के साथ काम करना चाहता था, लेकिन इन सबसे ज्यादा उसे टीम 9 के ये तीनों ज्यादा पसंद थे। नीचे की लड़ाई देखकर साफ था कि टीम 9 हार के कगार पर पहुंच चुकी थी। नारुतो, रॉक ली और बाकी दोनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। ये सोचते ही वो नीचे जोर से चिल्लाया, ओए रॉक ली, टेंटेन मदद चाहिए क्या? रॉक ली ने अपने जख्मी कंधे को दबाते हुए डोसू के हमलों से बचते बचाते ऊपर की ओर देखा। नारुतो, उधर टेंटेन अपने वेपन स्क्रोल की मदद से किसी तरह किन की रेंज से बाहर निकल पाई थी। कमजोर शरीर के बावजूद वो दोनों हाथ हिलाकर जोर से चिल्लाई, नारुतो इतनी देर क्यों कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ और हेल्प करो। वाह, बिल्कुल अपना ही समझ लिया है। नारुतो ने हल्की सी शरारती मुस्कान दी। इतनी आसानी से हुक्म चला रही है तू, एक हारा हुआ निंजा, और फिर भी रीइंफोर्समेंट बुलाने की हिम्मत? मर जा। किन ने जोर से चिल्लाते हुए तेजी से पोजीशन बदली और टेंटेन की तरफ लपकी। उसी पल उसने अपनी कमर के पीछे से ढेर सारी सेनबोन निकाल ली। जैसे ही उसके हाथ जोर से लहराए, उंगलियों के बीच फंसी चमकती हुई सेनबोन सीधे टेंटेन के चेहरे की ओर उड़ पड़ी। नहीं, उसकी स्पीड बहुत तेज है। कमबख्त, अब बच नहीं पाऊंगी। टेंटेन की आंखों में खालिस डर उतर आया। पता नहीं वो जहर की वजह से था या नहीं, लेकिन उसके दोनों पैर अचानक सुन्न हो गए। शरीर जमीन पर ढह गया। हिलने तक की ताकत नहीं बची। वो बस बेबस होकर अपनी तरफ आती तेज सेनबोन को देखती रह गई। डर के मारे उसने जोर से आंखें बंद कर लीं। उसी पल एक चमकदार फ्लाइंग थंडर गॉड स्पेशल कुनाई हवा को चीरती हुई वो कुनाई सबसे पहले पहुंचते हुए टेंटेन के ठीक पास जमीन में जा ढंसी। स्विश, फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक एक्टिवेट हुई। नारुतो नारंगी चमक में बदलकर पल भर में वहीं से गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधे टेंटेन के पास प्रकट हुआ। बिजली की रफ्तार से उसने हाथ बढ़ाया और टेंटेन को कमर से उठाकर बाहों में भर लिया। फिर एक बार नारंगी चमक फैली और दोनों फिर से मौके से गायब हो गए। हवा में उड़ती सेनेबोन की पूरी बारिश अपना निशाना खो बैठी और पीछे एक मोटे पेड़ के तने में जा ढंसी। टेंटेन को महसूस हुआ कि किसी ने उसे उठा लिया है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। उसने धीरे से आंखें खोली और जो देखा, नारुतो हल्की मुस्कान के साथ झुककर उसे देख रहा था। नारुतो, धन्यवाद। टेंटेन की आवाज हल्की सी भर्रा गई। आंखों में अनचाहे ही नमी उतर आई। कुछ पल पहले उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, अब तो मैं मर गई। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में नारुतो की वजह से बच गई थी। तभी नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्या हुआ? टेंटेन, ऐसे मुझे मत देखो, मैं ऑलरेडी किसी का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनते ही टेंटेन हंसी रोक नहीं पाई। उसने हल्का सा गुस्से वाला लुक देते हुए नारुतो को घूरा। नारुतो, तुम भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो। मैंने कब तुम्हें ऐसे देखा? जल्दी से मुझे नीचे उतारो। रॉक ली लोग अब भी अटैक झेल रहे हैं। ये सुनते ही नारुतो ने नीचे की ओर नजर डाली। वाकई किन अपना पहला हमला चूकने के बाद पीछा करने के बजाय सीधे अपने साथियों की लड़ाई में शामिल हो चुकी थी। वो पहले से दबे हुए झाकू के साथ मिलकर अब ह्यूगा नेजी पर दोनों तरफ से हमला कर रही थी। एक साथ दो विरोधियों का सामना करते हुए इस वक्त नेजी को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। हालांकि उसी पल अब तक खामोश खड़ा रहने वाला सासुके भी आखिरकार लड़ाई में कूद पड़ा। अब गया वो ह्यूगा नेजी के साथ मिलकर दो बाहरी गांव के निंजाओं से भिड़ रहा था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर जाकर उन दोनों को बचा लेता हूँ। मान लो ये मेरे जाने से पहले तुम लोगों के लिए एक आखिरी एहसान है। नारुतो ने धीरे से टेंटेन को पेड़ के तने पर बैठाया। इसके बाद वो बिना रुके छलांग लगाकर नीचे कूद गया। टेंटेन उसकी दूर जाती हुई पीठ को देखती रह गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए थमसी गईं। वो सच में काफी आकर्षक है। इतनी कम उम्र में इतनी ताकत, वाकई बहुत काबिल है। कुछ पलों बाद टेंटेन ने जल्दी से अपना सिर झटका। अरे टेंटेन, मैं क्या सोच रही हूँ? उसने तो कहा था उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। उसी समय
किन ने एक बार फिर सेनाबॉन फेंके। आगे बढ़ते हुए उचिहा सास्के को जबरदस्ती पीछे हटना पड़ा। वो जोर से बोली, अब क्या करें? दुश्मन को फिर से मदद मिल गई है, हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हटना इतना आसान नहीं है। ऊपर से एक ठंडी और खतरनाक आवाज आई। किसी को पता भी नहीं चला कि कब सास्के उनकी नजरों से गायब हो चुका था। वो ऊपर से घूमते हुए नीचे कूदा।